पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैथ्यू ने लाही, जिन्मो और बाकी लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया था और सबसे पहले मिस को फंसी थी। जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहाँ से उसे सस्पेंड तो किया ही गया था। प्रिंसिपल ने तो ये भी धमकी दी थी कि उसके अगेंस्ट एजुकेशन ऑफिस में कंप्लेन करेगा। इस पार्ट के शुरुआत में हम चा को देखते हैं जो एक पेशेंट के साथ थी। वो उस पेशेंट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो कहती है कि फिर भी क्या आप मुझे एक डॉक्यूमेंट में ये लिख कर दे सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। चा पूछती है कि कल मुझे तुमने ही कॉल किया था क्या? तो ये लड़की हाँ बोलती है। चा फिर पूछती है कि तुम सच में उतने पैसे लेकर आई हो? वो लड़की फिर पैसों से भरा एक ब्रीफकेस चा को देती है। इतने पैसे देखकर चा को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वो पूछती है कि जिसके लिए तुम ये रिपोर्ट बनवा रही हो उससे तुम कितने लेने वाली हो? तो वो लड़की कहती है $5 मिलियन। चा उसे फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट देने ही वाली थी कि बाहर से बहुत से रिपोर्टर्स कैमरा लेकर अंदर घुस जाते हैं। एक्चुअली ये एक स्टिंग ऑपरेशन था चा को करप्शन करते हुए पकड़ने के लिए। एक रिपोर्टर कहता है कि उन्हें टिप मिला था कि यहाँ फेक रिपोर्ट मिलते हैं और पूछता है कि 5 साल पहले तुमने एक टीनेजर को भी फेक रिपोर्ट दिया था ना? चा को ध्यान आता है कि 5 साल पहले तो उसने दामी की फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट चेयरमैन बांग को दिखाई थी। चा अपना मुंह छुपाती हुई भागने की कोशिश करती है पर सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं तो वो वहीं रोने लगती है। उस समय हम दोयुक को देखते हैं जो दूर से सब देख रहा था। वो मैथ्यू को कॉल करके बताता है कि चा और को वाला मिशन सक्सेसफुल रहा। तो मैथ्यू कहता है कि अब अगली मोने है। दोयुक फिर एक यूट्यूब चैनल ट्रुथ और लाई को मोने की डिटेल्स भेजता है। उस चैनल में फिर दिखाया जाता है कि मोने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक्चुअली मोने अपने हर इंटरव्यूज में कहती थी कि उसकी मॉम बिजनेस के सिलसिले में यूएस में रहती है। एक इंटरव्यू में तो उसने कहा था कि उसकी मॉम इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भी बोल सकती है। इस चैनल में अब मोने की असली मॉम की फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उसकी मॉम तो बोल और सुन भी नहीं सकती। ये वीडियो जब टेलीकास्ट हो रहा था तब मैथ्यू मोने को कॉल करके कहता है कि मैंने टीवी पे तुम्हारी एक अजीब सी वीडियो देखी। फिर वो मोने को वो वीडियो भेजता है। किताक उस समय मैथ्यू के साथ ही था। मैथ्यू उसे कुछ इशारा करता है और फिर वो बाहर निकलता है। वीडियो देखकर मोने के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत लाही को कॉल लगाती है। लाही उस समय कहीं जाने के लिए कार में बैठी थी। मोने की कॉल आने पे वो उठाने ही वाली थी कि किताक वहाँ आ जाता है। किताक को देखकर लाही कॉल कट कर देती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। किताक लाही से कार चलाने को बोलता है और कहता है कि ली हुई तुम्हारा वेट कर रहा है। इधर लाही से बात नहीं होने पे मोने भागती हुई मैथ्यू के पास पहुंचती है और कहती है कि उसके बारे में जो वीडियो दिखाई जा रही है वो झूठी है। मैथ्यू पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी मॉम का यूएस में बिजनेस है? तो मोने हाँ कहती है और बोलती है कि मेरे पास झूठ बोलने का तो कोई रीजन ही नहीं है। मैथ्यू मोने को 3 घंटे का समय देता है एविडेंस के थ्रू सब कुछ क्लियर करने के लिए। दूसरी तरफ हम को देखते हैं। वो अपने बच्चों को पिक करने पहुंचती है तो वो वहाँ नहीं थे। हाना वहीं बैठी थी तो वो हाना से उनके बारे में पूछती है। हाना कहती है कि वो लोग तो पहले ही जा चुके हैं। को थोड़ी हैरान होती है और एक टीचर से उनके बारे में पूछती है। वो टीचर बताती है कि लंच के टाइम पे एक आदमी एरिका और फिलिप को पिक करके ले गया है। को अब घबराने लग जाती है। वो सोचती है कि कहीं जिन्मो तो उन्हें नहीं ले गया। वो कॉल करके पूछती है तो जिन्मो को कुछ नहीं पता था। अब को रोने लग जाती है। जिन्मो कहता है कि अभी के लिए तुम घर जाओ, मैं वहाँ आता हूँ। फिर हम किताक को देखते हैं जो लाही को एक विला में लेकर आया था। लाही को लगता है कि ये विला ली हुई ने चेयरमैन बांग के पैसों से लिया होगा। वो किताक से फिर पूछती है कि आखिर वो ली हुई की हेल्प क्यों कर रहा है? उसे क्या चेयरमैन बांग ने ऐसा करने को बोला था? किताक आंसर नहीं करता। कहता है कि ली हुई जल्द ही यहाँ आएगा। किताक लाही से उसका फोन मांगता है। नहीं देने पे जबरदस्ती ले लेता है और वहाँ से निकल के दरवाजा बंद कर देता है। फिर अंदर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और एक स्पॉटलाइट लाही पे पड़ता है। वो देखती है कि वहाँ एक आदमी भी था जो उसकी तरफ आ रहा था। उसे लगता है कि वो ली हुई है और वो डर के भागने की कोशिश करती है। दरवाजा बंद था तो वो सीढ़ियों से ऊपर भागती है पर इतनी डरी हुई थी कि सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। ये आदमी फिर लगातार लाही के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर से मारने लग जाता है। दूसरी तरफ हम को देखते हैं जो अपने बच्चों के गायब होने से बहुत परेशान थी। जिन्मो कहता है कि उसे पहले उन दोनों के डैड से कांटेक्ट करना चाहिए। तो को कहती है कि उसे तो एरिका और फिलिप के बारे में पता भी नहीं है।
उसे शक होता है कि ली हुई ने ही उसके बच्चों को लिया होगा। वो पुलिस को कॉल करना चाहती थी पर जिन्मो उसको रोकता है, कहता है कि ऐसा करने से बाकी सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं। जिन्मो को वेट करने को बोलता है और कहता है कि वो उसके बच्चों को ढूंढ लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोयुक होंगजू नाम की एक एक्ट्रेस को कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करता है। होंगजू जिन्मो के एजेंसी की टॉप एक्ट्रेस थी। डॉक्यूमेंट्स में ये प्रूफ था कि जिन्मो अपने एजेंसी के एक्टर्स के साथ फ्रॉड करता था और उन्हें कम पैसे पे करता था। दोयुक फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर जो को ले जाकर देता है, जिसमें नामचुल के अगेंस्ट प्रूफ था कि वो ड्रग्स बेचता और यूज करता था। फिर हम नामचुल को देखते हैं जो सॉल पुलिस कमिश्नर बनने वाला था और अपना अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट लेने जा रहा था। रास्ते में एक आदमी उससे टकरा जाता है। हम देखते हैं कि जब वो आदमी सॉरी बोलकर जा रहा था तो स्माइल कर रहा था। नामचुल अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि चा वहाँ आ जाती है। चा बताती है कि कुछ रिपोर्टर्स ने उसे फेक रिपोर्ट बनाते पकड़ लिया है और अब उस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। चा चाहती थी कि नामचुल उसे बचाए, पर नामचुल ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे वो उसे जानता ही ना हो और आगे बढ़ जाता है। तभी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो वहाँ कुछ लोगों के साथ आ जाता है और वो लोग जबरदस्ती नामचुल की तलाशी लेने लगते हैं। नामचुल के ब्लेजर पॉकेट में से उन्हें एक ड्रग्स का पैकेट मिलता है। वो कहने लगता है कि ये मेरा नहीं है। फिर उसे उस आदमी की याद आती है जो उससे टकराया था। वो समझ जाता है कि उसने ही उस पे ड्रग्स रखा होगा। इधर जिन्मो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ होंगजू उसका वेट कर रही थी। होंगजू कहती है कि उसे पता चल चुका है कि वो अपने एजेंसी के सारे एक्टर्स से झूठ बोलकर उनके पैसे चुराता है। जिन्मो ऐसा शो करता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो होंगजू उसे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और पूछती है कि क्या हम लोगों से पैसा चुरा कर ही तुमने ये बिल्डिंग खरीदी है। होंगजू उसको धमकी देती है कि अगर वो उन सब के पैसे नहीं लौटाता है तो वो उसकी एजेंसी के सारे एक्टर्स के साथ उस पे केस करके उसे जेल भिजवा देगी। होंगजू के जाने के बाद जिन्मो सोचता है कि आखिर उसे इस बारे में पता कैसे चला। वो अपना लॉकर चेक करता है तो देखता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। जिन्मो हैरान रह जाता है। उसे शक होता है कि कहीं ये ली हुई का काम तो नहीं। वो दोयुक को कॉल करके पता करने को बोलता है कि उसे $30 मिलियन तुरंत कौन दे सकता है। जिन्मो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे डर था कि वो सब कुछ खो बैठेगा। दोयुक उस समय मोने से मिलने पहुंचता है। मोने को उसकी हेल्प चाहिए थी। वो कहती है कि वो एक औरत को हायर करना चाहती है जो अपने 50s में हो और इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच फ्लुएंटली बोल सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम नामचुल को देखते हैं जिसकी क्वेश्चनिंग चल रही होती है। प्रोसिक्यूटर जो उसको बताता है कि उसके सॉल पुलिस कमिश्नर वाला नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। खुद को बचाने के लिए नामचुल को एक उपाय सूझता है। वो खुद को छोड़ने के बदले जीमान का नाम बताता है कि वो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। फिर हम देखते हैं कि जीमान को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। एक्चुअली नामचुल ने ऐसा बताया था कि जीमान उससे ड्रग्स खरीदता है। जीमान कहता है कि ये सब झूठ है, वो ड्रग्स नहीं लेता, पर फिर भी प्रोसिक्यूटर जो इंसिस्ट करता है कि उसे यूरिन टेस्ट देना होगा। बाथरूम में जाकर जीमान के को कॉल करता है और बताता है कि उसे नामचुल ने फंसा दिया है। वो के को उसे हेल्प करने को बोलता है। के कहता है कि तुम्हें नामचुल के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था। जीमान कहता है कि अगर मुझ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो मेरा ऑफिस भी सर्च किया जाएगा। हो सकता है ली हुई वाला केस फिर से सामने आ जाए, तब तुम भी मुश्किल में पड़ सकते हो। पर के आंसर से जीमान समझ जाता है कि उसका उसे बचाने का कोई प्लान नहीं था, बल्कि वो तो चाहता था कि सब ब्लेम जीमान अपने पे ले ले। अब जीमान के को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। कहता है कि मुझे पता है तुम दोयुक में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। उसकी बात से पता चलता है कि के चेयरमैन सिम का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था और उनका अपना बेटा अब भी जिंदा था। जीमान से बात करने के बाद के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मोने को देखते हैं जो एक लेडी के साथ किसी रेस्टोरेंट में थी। एक्चुअली दोयुक की मदद से मोने ने इसे अपनी मॉम के रोल के लिए हायर किया था। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग उसकी और उसकी नकली मॉम की फोटोज लेने लग जाते हैं। मोने का यही प्लान ही था ताकि वो अपनी असली मॉम वाली वीडियो को झूठा बता सके। दूसरी तरफ जीमान के की हेल्प से प्रोसिक्यूटर ऑफिस से तो निकल जाता है, बट बाहर चेयरमैन सिम का आदमी उसे गोली मार देता है जिससे उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो दोयुक के बताए एक आदमी से मिलने पहुंचता है। वो आदमी उसे पैसे लोन पे देने को तो रेडी था, पर बदले में उसकी कंपनी गिरवी रखने को बोलता है। जिन्मो के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे ऐसा करना पड़ता है।
जिन्मो पैसे लेकर वहाँ से निकलता है तो हम दोयुक को देखते हैं जो वहीं था और लोन देने वाले आदमी को कुछ इशारा करता है। फिर वो किताक को बताता है कि जिन्मो उनके जाल में फंस चुका है। तो किताक खुश होकर कहता है कि फाइनली मैं अपनी कंपनी वापस ले पाऊंगा। किताक उस समय उसी विला में था जहाँ लाही थी। अब लाही को भी होश आ गया था। वो अपने हाथ की चोट देखती है तो उसे याद आता है कि उसने भी आइलैंड में उस आदमी को ऐसे ही मारा था जो उन्हें बचाने आया था। किताक को देखकर लाही पूछती है कि क्या हुआ, ली हुई कहाँ है? तो किताक कहता है कि तुम तो उससे मिल चुकी हो। लाही समझ जाती है कि आइलैंड में उसने जिस आदमी के हाथ में मारा था वो ली हुई ही था। वो कहने लगती है कि किसी और ने दामी को मारा है। तो किताक कहता है कि हमें पता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब इनोसेंट हो। इस पे लाही रोते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि दामी मरे, वो मेरी बेटी थी। भले मैंने उसे बड़ा नहीं किया पर मैंने उसे जन्म दिया था। किताक कहता है कि ऐसा है तो तुम सबको बता दो कि दामी को किसने मारा। तो लाही कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। किताक कहता है अभी भी तुम्हारे लिए तुम्हारी ही लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। दूसरी तरफ हम मोने को देखते हैं जो जिन्मो को अपनी असली फैमिली के बारे में बताती है और कहती है कि अब तक सिर्फ 2 लोगों को उसका सच पता था, के और लाही। मोने को शक था कि लाही ने उसकी मॉम वाली इन्फॉर्मेशन लीक की थी। जिन्मो को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि आखिर लाही ऐसा क्यों करेगी। तो मोने उसको बताती है कि दामी लाही की बेटी थी, तो हो सकता है कि वो ली हुई का साथ दे रही हो। इस न्यूज से जिन्मो एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो फिर अपने लोन वाले डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है तो उसमें क्रेडिटर में किताक का नाम था। उसको याद आता है कि किताक ने कहा था कि वो अपनी कंपनी वापस लेकर रहेगा। जिन्मो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो मोने को बताता है कि लाही और किताक पहले रिलेशनशिप में थे। नेक्स्ट सीन में लाही वापस आती है तो सब लोग उसके घर पे वेट कर रहे थे। वो सबको बताती है कि किताक ने उसे कैप्चर कर रखा था, पर किसी को विश्वास नहीं होता। सब उस पे ब्लेम लगाने लगते हैं कि वो किताक और ली हुई के साथ मिलकर अपनी बेटी दामी का बदला ले रही है। लाही अपने हाथ का चोट दिखाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये भी बताती है कि वो दामी को बस इसलिए अपनी बेटी बनाकर लाई थी क्योंकि वो चेयरमैन बांग से पैसे निकलवाना चाहती थी। उसे तो ये भी पता था कि दामी प्रेग्नेंट नहीं थी, पर उसने उसके लिए कुछ नहीं किया ताकि किसी को पता न चल जाए कि दामी उसकी बेटी है। पर अभी भी सबको लग रहा था कि लाही झूठ बोल रही है। तभी मैथ्यू ताली बजाता हुआ अंदर घुसता है। वो कहता है कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि लाही ली हुई के साथ काम नहीं कर रही है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं तो वो बोलता है कि मैंने ली हुई को ढूंढ लिया है, वो यही है हम सबके साथ, मैं ही ली हुई हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।